क्या आपने कभी सोचा है जो खाना आप खाते हैं उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारी बॉडी है जिसको कि हम एक मशीन के रूप में देखते हैं वो काम कैसे करती है? हम जो खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन कैसे होता है? वो हमारे ब्लड में कैसे मिल के हमें न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है? या फिर हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर कैसे निकलती है? ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो हमारी बॉडी है जिसको कि हम एक मशीन के रूप में देखते हैं उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। इन सारे प्रोसेसेस को कंबाइन करके हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्यों लाइफ प्रोसेस कहते हैं? क्योंकि ये हमें लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम जी रहे हैं तो कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी वजह से। अगर उनमें से कोई भी प्रोसेस रुक जाए तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस चैप्टर में जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, हम इन्हीं सारे प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। क्लास 10th की सीरीज चल रही है ये। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जैसा कि नाम है लाइफ प्रोसेस, इतने सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इन चारों टॉपिक्स के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे और डिटेल में जाके पढ़ेंगे। मैं जैसा कि आपको पहले भी कहता आया हूं, मैं पूरा फोकस एनसीईआरटी पर रखता हूं। इसी वजह से मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स हमेशा अच्छे आए हैं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन से हमेशा कंटेंट उठाया और बोर्ड एग्जाम में हमेशा उसी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बिल्कुल इनसाइड में जाके पढ़ेंगे, एकदम डीप में जाके, और एकदम एंजॉय करेंगे। कम से कम टाइम में हम चीजों को कवर करेंगे। जैसा कि नाम है लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्लस प्रोसेसेस। हमारी जो बॉडी है वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है टू मेक अस अलाइव। ठीक है, ये जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, जिनमें से न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है। एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी है जिसका कि हम पूरा एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी? हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। तो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, इन सेल्स को एनर्जी चाहिए फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। वो एनर्जी आती कहां से है? वो एनर्जी आती है फूड से। कैसे आती है एनर्जी फूड से? ये सारी बहुत ही एकदम बढ़िया वाली कहानी है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, कहानी की तरह ही आप सुनना। अगर आप ऐसे समझोगे कि यार ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, नहीं, आप एक कहानी की तरह इसको देखो कि भाई हम जब अपने मुंह में खाना डालते हैं फिर उसका क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर वो पेट में जाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो इस तरीके से पूरे प्रोसेस को आप एंजॉय करिए। और एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी के इसमें लिख दी है। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, कंप्लीट नोट्स हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, जैसा नाम वैसा काम। यूनिसेलुलर मीन्स जिसमें कि एक सेल है, और मल्टीसेलुलर जिसमें कि बहुत सारे सेल्स हैं। तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स क्या हैं? अमीबा, प्रोटोजोआ। ठीक है, और मल्टीसेलुलर के एग्जांपल्स क्या हैं? ह्यूमन, डॉग्स, ट्रीज, जितने भी बाकी हैं वो सब मल्टीसेलुलर हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फूड कैसे लेते हैं? हमें तो अपना तो पता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, भाई हम जैसे फूड लेते हैं हमें पता है भाई, हम मुंह में फूड रखते हैं, उसके बाद वो जाता है स्टमक में, जाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, कुछ सिक्रीशंस होते हैं, ये सब हमें कहानी पता है। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे फूड लेते हैं? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो पूरा बॉडी होता है, पूरा सरफेस होता है, वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो वो डिफ्यूजन की हेल्प से फूड लेते हैं। डिफ्यूजन मीन्स कि भाई पूरा सरफेस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो कोई भी फूड पार्टिकल है वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं। ये अमीबा है, ये अगर कोई फूड पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे सपोज करो कोई फूड पार्टिकल है, तो ये इसमें डिफ्यूज कर जाएगा। अब इसका भी एक प्रोसेस है, उसको हम आगे देखेंगे कि कैसे इसमें ये डिफ्यूज करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हायरार्की इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो हम ह्यूमंस हैं वो कैसे बने हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल्स। सेल्स से मिलकर बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बनकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गन्स की बात करें जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गए, ये सब ऑर्गन्स है। ऑर्गन सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ये पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये पूरा सिस्टम जिसमें किडनीज भी आती हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स, पूरी ह्यूमन बॉडी को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये 5 चीजों से मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक, तो इन पांचों चीजों में
कुछ पर्टिकुलर जगह जगह पे प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस क्या हैं उनको हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। ये सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको आप मिस मत करिए। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ ना कि कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको, तो कहानी में क्या होता है, पहले मुझे एक भूमिका बनानी पड़ेगी ना कि भाई कैसे कैसे चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जब मैं लास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप देखेंगे कि एक एक लाइन से क्वेश्चंस बने हैं और उस टाइम पे उन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बोल रहा है कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करता रहता है। हम टाइम टू टाइम बीमार होते रहते हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है या कोई भी अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम ब्रेक डाउन करते रहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? मेंटेनेंस चाहिए, हर चीज को मेंटेनेंस चाहिए। भाई गाड़ी है वो भी टाइम टू टाइम खराब होती है, चलेगी, हमारी बॉडी भी एक मशीन ही तो है, चलेगी तो टाइम टू टाइम सेल्स ब्रेक डाउन होंगे। हमें पता है कि बिलियंस ऑफ सेल्स डेली मर जाते हैं और बिलियंस ऑफ सेल्स डेली नए पैदा हो जाते हैं डेली, ठीक है। तो मेंटेनेंस प्रोसेस परमानेंट चलता रहता है। अब इस मेंटेनेंस प्रोसेस को करने के लिए क्या चाहिए? मेंटेनेंस अगर करना है तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जो एनर्जी कहां से आती है? आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी। आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फूड है। आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी क्वाइट वेरीड। क्वाइट वेरीड मतलब यार कभी हम बर्गर खा लेते हैं, कभी हम पिज्जा खा लेते हैं, कभी हम सैलेड खा लेते हैं, अलग अलग टाइप की वेराइटी ऑफ चीजें हम खाते हैं, ठीक है। बट हमारा जो स्टमक है, हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको जो फूड पार्टिकल चाहिए वो एक यूनिफॉर्म शेप और साइज में चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी खा लिए, तो वो क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं और यूनिफॉर्म पोर्शंस में जाते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एंजाइम्स होते हैं अंदर, वो सारे एक्शंस होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी खाएं, बट जब वो हमारे स्टमक में जाता है, जब वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जाता है, तो वो एक यूनिफॉर्म पोर्शन में ही जाता है। उसके बाद द एनर्जी इज यूज्ड फॉर, अब ये जो हमें एनर्जी मिली किससे मिली? फूड से मिली। फूड को पहले ब्रेक डाउन किया गया। ब्रेक डाउन करना क्यों जरूरी है? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि व्हाई आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू बी ब्रोकन। क्यों उनको क्यों तोड़ना जरूरी है? वो इसलिए तोड़ना जरूरी है जिससे कि यूनिफॉर्म पोर्शन में हमारी बॉडी में एनर्जी जाए। इस एनर्जी को हम कहाँ यूज करते हैं? जो भी हम जैसे चल रहे हैं, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी यूज होती है। और जो भी रिपेयरिंग होती है बॉडी की, मेंटेनेंस होता है, उसमें ये एनर्जी यूज होती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हमारी बॉडी डिटेरियोरेट करती है, अफेक्ट होती है, उसको मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी आती है फूड से। फूड बहुत ही वेरीड होता है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं यूनिफॉर्म पोर्शंस में, और फिर उस एनर्जी से हम अपने बॉडी के मूवमेंट्स और फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये कहानी की भूमिका हो गई। अब चलते हैं भाई, बार बार फूड की बात हो रही है तो न्यूट्रिशन, सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे उसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स बाय ऑर्गेनिजम्स। और ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मिलते कहाँ से हैं? ये मिलते हैं हमें फूड से। अरे भाई कार्बोहाइड्रेट्स राइस में होता है, फैट्स भी होता है, प्रोटीन्स चाहिए हमें, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स लेते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन प्रोटीन्स लेते हैं, मिनरल्स चाहिए। तो ये सारी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और इनको हम फूड से फुलफिल करते हैं। ये सबसे पहला प्रोसेस है जिसका कि नाम है न्यूट्रिशन। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। हम जो भी चीज पढ़ेंगे हम प्लांट से रिलेटेड भी पढ़ेंगे और एनिमल से रिलेटेड भी पढ़ेंगे। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे, मैन इज एन एनिमल, ठीक है। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला मोड है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा मोड है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में फिर तीन मोड्स आते हैं, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मोड है वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स बनाना, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, उनको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ फूड मेकिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं और बैक्टीरिया भी। ये देखो
हमें पता है फोटोसिंथेसिस, सनलाइट से एनर्जी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसको हम पूरा डिटेल में देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, होता कैसे है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ओन फूड। हमें पता है ऑटोट्रॉप्स अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस चाहिए? सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स को एनर्जी देते हैं। अभी हमने सारी कहानी बताई कि एनर्जी चाहिए। एनर्जी हम तो फूड से ले लेंगे, भाई प्लांट्स को भी तो फूड चाहिए। अब प्लांट्स किस फॉर्म में एनर्जी ले रहे हैं? प्लांट्स ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले रहे हैं, उससे अपना फूड बना रहे हैं जो कि है कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब कहानी देखते हैं इसकी क्या है प्रोसेस। सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद वो जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी देखो मैं पूरा रिएक्शन के फॉर्म में आपको दिखाता हूँ ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जो द कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए उसने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना लिए। कार्बोहाइड्रेट बोलो, ग्लूकोज बोलो, स्टार्च बोलो, सब एक ही बात। अब कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए। अब हमारी बॉडी में भी तो यही होता है कि हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, बट कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है उस टाइम के लिए जब हम खाना नहीं खा रहे होते, तो वो एनर्जी हमें तब देता है। तो प्लांट्स में भी यही होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स इमीडिएटली यूज नहीं होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, जो कि एक इंटरनल एनर्जी रिजर्व बन जाता है। मतलब अगर प्लांट्स को कभी और एनर्जी चाहिए तो वो उससे एनर्जी ले सकते हैं। अब देखो ये आ गया, बोल रहा है भाई रिएक्शन तो पढ़ लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है। फिर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। फिर वाटर जो है ये H और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये किस में रिड्यूस होगी? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया है केमिस्ट्री में, रिडक्शन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो रिड्यूस होके कहां जा रही है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड में ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट में बदल जा रही है। ये कार्बोहाइड्रेट है, यही तो एनर्जी है, ये एनर्जी है। और साथ में क्या रिलीज कर रहे हैं प्लांट्स? ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी है। तो ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, अपना खाना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। जो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं होते वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, और उसके बाद जब उनको जरूरत पड़ती है तब वो उसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट्स इनसाइड अ लीफ। लीफ के अंदर क्या है देखते हैं, क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो कि 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर है। आपको पता है जाइलम, फ्लोएम। जाइलम क्या होते हैं? जाइलम होते हैं वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू, और फ्लोएम होते हैं फूड ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज स्टोमेटा। तो यहाँ पे आपको स्टोमेटा दिख रहे हैं। स्टोमेटा क्या है? स्मॉल होल्स इन द सर्फेस ऑफ लीफ। लीफ की सरफेस में जो स्मॉल होल्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये गैसेस को पास करने में हेल्प करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, तो ये स्टोमेटा की हेल्प से होता है। स्मॉल होल्स इन द सर्फेस ऑफ लीफ और स्टेम। ठीक, ये हो गए आपके स्टोमेटा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन डॉट्स होते हैं सेल में जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन होता है? गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, जब गार्ड सेल्स में वाटर फ्लो करता है, दे स्वेल, वो स्वेल हो जाते हैं, और स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। ये देखो ये स्वेल हो गए,
यहाँ पे ये स्वेल हो गए हैं और स्टोमेटा खुल गया है। व्हेन द गार्ड सेल्स लूज वाटर, जब वो वाटर लूज कर देते हैं तो ये श्रिंक हो जाते हैं। ये देखो ये श्रिंक हो गए हैं और स्टोमेटा क्लोज हो गया है। तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन डॉट्स होते हैं सेल्स में। स्टोमेटा क्या होता है? होल्स होते हैं सरफेस में जो कि गैसेस का एक्सचेंज के लिए जरूरी होते हैं। और गार्ड सेल्स जरूरी होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें मिलती कैसे है? तो लार्ज नंबर ऑफ पोर्स होते हैं स्टोमेटा, हमें पता है। ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट, स्टोमेटा की ही हेल्प से हमें नहीं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, ये देखो ये लीव्स हैं, इसमें ये होल्स हैं और इसी की हेल्प से स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है जब वो खुल जा रहे हैं, और जब वो क्लोज हो जा रहे हैं तो ऑक्सीजन बाहर जा रही है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स? वाटर और न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं? द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप बाय द रूट्स की हेल्प से हमें, फिर मैं हमें बोल रहा हूं, हमें नहीं भाई, प्लांट्स को। ठीक है, आप समझदार हो, आप समझ जाओगे। तो प्लांट्स को वाटर मिलता है रूट्स की हेल्प से। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम ये भी हमें, फिर हमें बोल रहा हूं, आप समझदार हो ना, आप समझ जाओ। ठीक है, ये भी कहां से मिलते हैं? ये भी सॉइल से मिलते हैं। ये देखो ये वाटर सॉइल से मिल रहा है। ठीक है, रूट्स की हेल्प से ये ऊपर जाएगा, जाइलम टिश्यू इसको अपवर्ड मूव कराएंगे। ठीक है, ये कह रहा मेरा भी ध्यान रखो, नाइट्रोजन कह रहा मेरी भी बात करो। नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में यूज होता है। नाइट्रोजन इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ये भी सॉइल से ही मिलता है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं प्लांट के लिए। अब हम देखते हैं हाउ डू डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दो देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। भाई डेजर्ट प्लांट की तो अलग ही कहानी है। वो कह रहे मैं क्या करूं, मर जाऊं? तो डेजर्ट प्लांट क्या प्रॉब्लम है उनके साथ कि उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में क्लोज रहते हैं। अब हमें पता है कि स्टोमेटा जो है वो क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ठीक है, तो दिन में स्टोमेटा क्लोज क्यों रहते हैं? और अगर वो स्टोमेटा क्लोज रहते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं? ये देखो डेजर्ट प्लांट आ गए। कैक्टस के बारे में हमने सुना है। ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लेते हैं, वो दिन में तो उनके स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, नाइट में वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, वही जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। द स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टू प्रिवेंट वाटर लॉस। अगर दिन में उनके स्टोमेटा खुल जाएंगे तो इतनी हीट होती है वहां पर डेजर्ट में, जिससे कि वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से स्टोमेटा दिन के टाइम में बंद रहते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे टाइम, जो एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की डे टाइम में वो कंबाइन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। भाई कार्बन डाइऑक्साइड कब लेंगे? वो रात में लेंगे। दिन में क्लोरोफिल एनर्जी मिल गई, क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब कर ली और फिर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात में परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस दिन में ही होता है बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात में लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि फोटोसिंथेसिस रात में हो रहा है बट फोटोसिंथेसिस दिन में ही होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि 3 टाइप्स थे। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड बाय ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन है? ऑटोट्रॉप्स हैं प्लांट्स और बैक्टीरिया। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स से जो न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, एनिमल्स और फंगाई। अब देखो ये आ गए महाशय, इन्होंने हमें बताया कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो 3 टाइप का होता है। हमने आपको पहले भी बताया था, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन करते हैं अपना फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। फूड मटेरियल है, ये फूड मटेरियल है, इसको अपनी बॉडी के आउटसाइड, बाहर ही इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद उसको लेंगे। द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं और ये अपना फूड्स डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स से लेते हैं। अभी हमने बताया कि जितने भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो जो एलिमेंट्स आते हैं वो अपना
फूड ऑटोट्रॉप्स से लेते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं प्लांट्स। तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से अपना फूड ये लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट और मशरूम्स। अब अगला मोड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से अपना फूड लेते हैं विदाउट किलिंग इट, उसको मारते नहीं है, बस उससे फूड ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, जैसे कि लाइस, कैस्कटा, लीचेस और टेप वॉर्म्स। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी पे बैठ गए और ह्यूमन का खून चूस लिया, उनको फूड मिल गया, बट ह्यूमंस को वो किल नहीं करेंगे। ऐसे ही टेप वॉर्म्स हैं, लीचेस हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे जाते हैं और वहां से ब्लड सक करते हैं या जो भी उनको चाहिए वो सक कर लेते हैं और उनको मारते नहीं, अपना फूड ले लेते हैं। तो पहला टाइप हो गया सेप्रोट्रॉपिक, जो कि अपना फूड बाहर तोड़ते हैं उसके बाद खाते हैं। दूसरा हो गया पैरासिटिक, जो कि दूसरों से अपना फूड लेते हैं लेकिन उनको मारते नहीं है। और तीसरा हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड क्यों बोला जाता है? क्योंकि फूड बहुत ही ज्यादा वेरीड होता है, वेराइटी होती है। ठीक है, इनटू द बॉडी एंड ब्रेक्स इट डाउन इनसाइड द बॉडी। जैसे हम ह्यूमन से हम अपना खाना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स मींस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फूड है, उसको हम लेते हैं और अपने बॉडी के अंदर ही उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना कि भाई खाना लिया, पिज्जा लिया, उसको पहले ग्राइंडर में पीस लिया, ठीक है, उसके बाद उसको एकदम छोटा छोटा करके खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो फूड का ब्रेकडाउन है वो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं डॉग, कैट, जिराफ, अमीबा एंड ह्यूमंस। तो ये तीनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता होने चाहिए। हेटेरोट्रॉपिक में आता है सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन अमीबा। मैंने आपको बताया था अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये देखो अमीबा का पूरा प्रोसेस है, कैसे फूड वो लेता है। अमीबा हमने बताया था डिफ्यूजन की हेल्प से लेता है। अमीबा टेक्स इट फूड बाय एंटायर सरफेस, कहीं से भी ले सकता है, बाय यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं जिसको कि हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये देखिए, ये फिंगर लाइक एक्सटेंशंस हैं, ये फिंगर लाइक एक्सटेंशंस दिख रहे हैं आपको, इनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इनकी हेल्प से अमीबा अपना फूड लेता है और एक फूड वैक्यूल बनाता है। पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं हम। सबसे पहले इंजेशन, फूड इंजेस्ट कैसे होगा? स्यूडोपोडिया की हेल्प से। डाइजेशन कैसे होगा? फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में फूड जाएगा और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्रेक डाउन होंगे सिंपल सब्सटेंसेस में। उसके बाद एब्जॉर्ब करेगा फूड को। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये देखो फूड पार्टिकल अंदर आ गया है, ये फूड वैक्यूल, इसने एक ये जो घेरा बना लिया इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। मतलब पहले फूड पार्टिकल अंदर जाएगा, उसके बाद ये एक वैक्यूल क्रिएट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद एसिमिलेशन, अ पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब्ड इन द अमीबा सेल इज यूज्ड। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो हमने फूड लिया उससे हमें एनर्जी मिले। ठीक, एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन की हेल्प से उसको। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड इन द ग्रोथ ऑफ अमीबा साइज। ठीक है, अमीबा जो फूड लेता है उससे उसको एनर्जी मिलती है और अमीबा का साइज इंक्रीज करता है। उसके बाद इजेशन, जो बचा वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना है। तो अमीबा बस कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, जैसे कि ह्यूमंस में एनस होती है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए, वैसे अमीबा में कुछ भी फिक्स प्लेस नहीं होता, ना ही फिक्स माउथ भी तो नहीं होता उसमें। डिफ्यूजन की हेल्प से खाना अंदर आता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्रेक डाउन कर जाती है एट एनी पॉइंट, जब भी कंप्लीट हो जाता है उसका स्ट्रक्चर, और सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होगी और अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, जब ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड कलेक्ट हो जाता है अमीबा में, तो सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगी और फूड मटेरियल बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन हैं। पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, which lives in water में रहता है। पैरामीशियम uses its hair like structures called cilia। ये cilia इसके hair like structures दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये फूड पार्टिकल्स को अंदर लेते हैं। ये देखिए, इस सीलिया की हेल्प से फूड पार्टिकल्स अंदर जाता है और इसके माउथ में एंटर करता है। ठीक है, तो क्लास 10 के लेवल पे इतना ही है पैरामीशियम के न्यूट्रिशन में। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिससे मैंने ये चैप्टर शुरू किया था। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसको कि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलेंगे या फिर हम उसको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी बोलेंगे। अब बहुत ही मजेदार कहानी शुरू होने वाली है।
दिल थाम के बैठिए आप लोग। ये देखो भाई, ये लेके बैठे हैं और ये पूरा पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर क्या क्या हो रहा है। आपको भी मैं ऐसे ही पूरा अंदर का सीन दिखाने वाला हूं कि अंदर चलता क्या क्या है। ठीक है, तो ये देखो भाई, 5 प्रोसेस होते हैं। जैसे अमीबा में इंजेशन, फूड कैसे अंदर जाएगा, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्ब कैसे होगा, उसके बाद एसिमिलेट होगा, उससे एनर्जी कैसे मिलेगी, और वेस्ट मटेरियल इजेस्ट कैसे होगा। ठीक है, तो ये पांचों प्रोसेस आपको याद रखने हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। एक एक को गहराई से मजेदार तरीके से हम देखने वाले हैं। ये देखो आ गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ये डायग्राम भी कई बार पूछा गया है। ठीक, तो अब कहानी सुनो। कहानी क्या है, ये हमारा जो माउथ है, ठीक है, बकल कैविटी भी बोलते हैं, यहां से हम खाने को अंदर डालते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 पाइप्स होते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है तो सिर्फ एक ही पाइप दिखाया गया है। एक होता है विंड पाइप, और एक होता है फूड पाइप। फूड पाइप को हम इसोफेगस बोलते हैं और विंड पाइप को हम ट्रैकिया बोलते हैं। तो फूड पाइप में एंटर करता है और उसके बाद यहाँ पे इस पाइप की हेल्प से नीचे जाता है। इस पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का मतलब होता है कि खाने को कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से नीचे पास किया जाता है। तभी अगर आप ये भी सोच सकते हो कि भाई ग्रेविटी तो होती है, तो अगर हम खाना मुंह में डालते हैं तो अपने आप नीचे चला जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की जरूरत क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि कभी अगर हम उल्टे होकर खाना खाएं ना, अपना सर नीचे कर लें और पैर ऊपर कर लें, पेड़ पे लटक जाते हैं ना कुछ लोग, और खाएं तब भी खाना नीचे चला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से। ठीक, उसके बाद खाना आता है, ये जो माशे बैठे ना इनको बोलते हैं स्टमक। देखो लिखा भी हुआ है, स्टमक में खाना आएगा। स्टमक में क्या होगा कि HCl और कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे जिनको कि हम पेप्सिन बोलते हैं, वो खाने को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक, HCl का काम क्या है? HCl जो है वो एक तो पेप्सिन रिलीज होती है, तो पेप्सिन तभी काम करती है जब HCl होता है, क्योंकि पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए, और HCl जो है वो अगर खाने में कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको भी मार देगा। ठीक, उसके बाद यहां से अब यहाँ पे खाने ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उसके बाद जो खाना है वो यहां से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी टाइम पे लीवर कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा, बाइल जूस बोलते हैं जिसको कि हम, ठीक है। और पैनक्रियाज जो है हमारी ये पैनक्रियाज हैं, ये पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करेंगी जिनको कि हम ट्रिप्सिन और लाइपेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं ये खाने को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो खाने को तोड़ेगा और लाइपेज भी खाने को तोड़ेगा। अब किसमें तोड़ेगा वो आगे की पूरी कहानी अलग है। ठीक, अब देखते हैं। अभी खाने का रास्ता आपने देखा, मुंह से गया इस पाइप में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से नीचे आया, स्टमक में HCl और पेप्सिन रिलीज किया, और फिर खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको किसके सिक्रीशंस मिले? लीवर से बाइल जूस मिला और पैनक्रियास से एंजाइम्स मिले जिनको कि हम ट्रिप्सिन और लाइपेज बोल दिए। ठीक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना ट्रेवल करेगा और एब्जॉर्ब होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं जो कि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और उससे न्यूट्रिशंस लेते हैं। ठीक है, और ये विलाई ब्लड में न्यूट्रिशन पहुंचाएगा, पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचेगा। उसके बाद न्यूट्रिशन ले लिया, उसके बाद जो बचा हुआ खाना है वो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना आएगा तो उसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे। मतलब हो क्या रहा है कि जो भी हम चीज खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, हम फैट्स खा रहे हैं, हर चीज में ये सब होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स होते हैं। तो उसमें से इन सारी चीजों को ले लिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चला जाता है, और यही जो सारी न्यूट्रिएंट्स हैं इसी को तो हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये सब हमारे ब्लड में सप्लाई होता है और हमें एनर्जी मिलती है। हर एक सेल को एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी? वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, जो खाना बचा हुआ है उसमें से वाटर और कुछ बचे हुए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है जिसको कि हम स्टूल बोलते हैं, वो एनस की हेल्प से बाहर आ जाता है। ठीक, अब आपको पूरी कहानी पता चल गई कि खाना मुंह में जाने से और एनस से जब बाहर आता है वेस्ट मटेरियल, उसके बीच में
क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन। द फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ माउथ। उसके बाद डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन जो है वो मुंह में ही शुरू हो जाता है। मुंह में सलाइवा होता है। द सलाइवरी ग्लैंड्स इन अवर माउथ प्रोड्यूसेस सलाइवा, प्रोड्यूस करते हैं। और जो टंग होती है वो फूड को सलाइवा से मिक्स करती है, और हमारे जो दांत हैं वो खाने को चबा के उसको पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो खाना है, ये फूड पाइप, जिसको कि हम इसोफेगस बोलते हैं, उससे नीचे चला जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है वॉल्स ऑफ स्टमक में, स्टमक में मैंने क्या क्या बताया, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, अब फूड एंटर्स फ्रॉम स्टमक टू, अब ये पूरी आपको जब कहानी पता चल गई ना, भाई पहले पाइप से आया, स्टमक में गया, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, तो आप लिख सकते हो। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, जहां पे लिवर और पैंक्रियास से उसको कुछ एंजाइम्स के सिक्रीशंस मिले, जो कि मैंने आपको बताया। एब्जॉर्प्शन, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप खाना जा चुका है, इनर वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको कि हम विलाय बोलते हैं, जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसमें से न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब कर लिए। उसके बाद एसिमिलेशन का प्रोसेस होगा। एसिमिलेशन का प्रोसेस क्या होगा, जो ब्लड है वो डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व फूड को सारे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करेगा एनर्जी के लिए और ग्रोथ और रिपेयर के लिए, जो कि मैंने आपको कहानी बताई थी कि फूड क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हमें बॉडी को ग्रो करना है और हमें जो बॉडी में डैमेज हो रही है उसको रिपेयर करना है। तो हमें यहां से एनर्जी मिल गई। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, इजेशन। द फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन वहां से वाटर एब्जॉर्ब करती है, द विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल एंड रेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। ये पूरी कहानी, आई होप आपको मजा आया होगा इसको पढ़ने में। अब इस कहानी की जो ऐसे पात्र है ना जिनके बारे में अभी डिस्कशन नहीं हुआ, ठीक है, उनकी अंदर की कहानी देखते हैं हम। अब देखिए एंजाइम्स का रोल क्या है। एंजाइम्स का रोल क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो खाने को ब्रेक डाउन करती हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में, जिससे कि बॉडी के जो सेल्स हैं उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। ये देखो आ गया, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ना, ये एक एंजाइम है। ठीक, सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है। ये कहाँ होती है, ये सलाइवा में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, अब हर एंजाइम फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, उसको ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में शुगर, ग्लूकोज बोलो या शुगर बोलो एक ही बात है, उसमें ब्रेक डाउन करती है। तो सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ती है। इससे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि कौन सी एंजाइम क्या परफॉर्म करती है। दूसरी एंजाइम है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों का काम एक ही है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करती है। अब ये जो एमिनो एसिड्स बन रहे हैं, जो ग्लूकोज बन रहे हैं, इनका काम क्या है, हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोटीन नहीं ले सकते, तो एमिनो एसिड्स लेंगे, ग्लूकोज लेंगे, तो वो ये जो ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स बन रहे हैं ये हमारे बॉडी के सेल्स में जाएंगे और उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों का काम एक ही है। अब पेप्सिन अलग जगह बनती है और ट्रिप्सिन अलग जगह बनती है, मैंने आपको बताया था। जो पेप्सिन होती है वो बनती है स्टमक में और ट्रिप्सिन होती है वो बनती है पैंक्रियाज में। ठीक है, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों का काम क्या है, प्रोटीन जो है उसको एमिनो एसिड्स में तोड़ना। तीसरी जो एंजाइम है वो है लाइपेज। लाइपेज ये भी पैंक्रियाज में ही मिलेगी। ये फैट्स को तोड़ती है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। क्वेश्चंस क्या आपसे पूछे जाएंगे कि लाइपेज का फंक्शन क्या है, तो लाइपेज का फंक्शन है फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देना। पेप्सिन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तोड़ देना। और सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखो कूद कूद के आ रही हैं, तो इनको आपको ऐसे दिमाग में भी डालना है। पेप्सिन जो है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन में फर्क समझ लो। पेप्सिन और ट्रिप्सिन में सेम चीज क्या है कि दोनों प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करती हैं। पेप्सिन जो है वो सिक्रीट होती है स्टमक में और काम करती है सिर्फ एसिडिक कंडीशन में, इसीलिए पेट में HCl रिलीज होता है। वो HCl क्या करता है, पेप्सिन का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो पेप्सिन तभी काम करेगी, पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तभी तोड़ेगी जब एक एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट कौन देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर। तो पेप्सिन स्टमक में रिलीज होती है
और काम करती है सिर्फ एसिडिक कंडीशंस में। ट्रिप्सिन जो है सॉरी ट्रिप्सिन रिलीज होती है पैनक्रियाज में, सिक्रेट होती है पैनक्रियाज में, और ये हमेशा काम करती है एल्कलाइन कंडीशन में, एल्कलाइन बोले या फिर बेसिक बोले। तो ये डिफरेंस आपको याद करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद अब हम देखते हैं लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज का क्या रोल होता है डाइजेशन के टाइम पे। तो जो लिवर होता है, ये जो ऑर्गन आपको दिख रहा है लिवर, ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। अब बाइल जूस क्या होता है ये देखते हैं। गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को स्टोर करता है और जब जरूरत होती है तो बाइल जूस को रिलीज करता है। ये जो पैनक्रियाज दिख रही हैं आपको, ये जो पैनक्रियाज हैं ये पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करती हैं, जिनके बारे में अभी मैंने बताया, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, तो इन तीनों का काम ये है। अब बाइल जूस क्या है, देखो बाइल है एक ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड। ठीक, ये क्या करता है, जो हमारे स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है ना, क्योंकि HCl से मिल चुका है, एसिडिक क्यों था, क्योंकि वहां पे पेप्सिन को अपना काम करना था, इसलिए HCl रिलीज हुआ। तो पेप्सिन का जब काम हो गया तो एसिडिक फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। अब यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज होंगे। बाइल जूस का काम यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा। पैनक्रियाटिक जूसेस जब रिलीज होंगे तो वहां पे ट्रिप्सिन होगी, और ट्रिप्सिन अभी मैंने आपको बताया कहाँ काम करती है, ट्रिप्सिन काम करती है सिर्फ एल्कलाइन कंडीशन में। तो जो बाइल जूस है, जो एसिडिक फूड आ रहा है उसको एल्कलाइन बनाता है। क्यों बनाता है, जिससे कि ट्रिप्सिन अपना काम कर सके। और बाइल जूस का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिससे कि एंजाइम्स उनको इजीली डाइजेस्ट कर सके। तो बाइल का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसको आप बिल्कुल सीरियसली लीजिए। बाइल एक ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर में वो स्टोर्ड रहता है और गॉल ब्लैडर ही उसको रिलीज करता है। उसका काम क्या है, एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाना, जिससे कि ट्रिप्सिन एंजाइम काम कर सके। और दूसरा उसका काम क्या है कि जो फैट्स हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, जिससे एंजाइम्स उनको इजीली डाइजेस्ट कर पाए। तो ये तीनों लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास के फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं ग्लैंड्स। दो टाइप्स के ग्लैंड्स हैं। पहला ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये लोकेटेड होते हैं स्टमक में। अभी मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या होता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, म्यूकस क्या है, म्यूकस एक लेयर होती है जो कि स्टमक को एसिड से बचाती है। और दूसरे हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, अभी आपको बता दिया मैंने, पैनक्रियाज में प्रेजेंट हैं और क्या करते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहानी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इस पे भी अलग से क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से मैंने इसको अलग से भी डाल दिया कि ये दो टाइप के ग्लैंड्स हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स, जो मैंने आपको बताया था। लाइनिंग ऑफ द फूड कैनाल, जो फूड कैनाल की लाइनिंग है उसमें मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली। रिदमिकली मतलब एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, जिससे कि फूड आसानी से नीचे चला जाए। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ये देखो, अब आपको यहां से समझ में आएगा, ये फूड पाइप है। ठीक है, अब ये खाना आया अंदर। ठीक, अब अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो खाना फंस भी सकता है, रुक भी सकता है, बट ये क्या करेगा कि पहले खाने को प्रेस करेगा फिर रिलीज करेगा, प्रेस करेगा फिर रिलीज करेगा। ये देखो, ये पेरिस्टल्टिक वेव बन रही है। ठीक है, ये ओसोफेगस है, ये स्टमक है, यहां तक खाना पहुंचना है तो पहले प्रेस करेगा फिर रिलीज करेगा, प्रेस करेगा, दबाएगा खाने को फिर रिलीज करेगा, जिससे कि नीचे की तरफ खाना मूव कर सके। ये देखो, ऐसे किया, उसके बाद ये नीचे आ गया, उसके बाद फिर ये यहां से नीचे आ गया। इस टाइप के मूवमेंट्स को हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिक फैशन में, एक रिदम बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि फूड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाए। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रोल है उसके बारे में। तो ये देखो भाई, पेट है, पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आग लगी हुई है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा हो जाता है तो हमें दवाइयां लेनी पड़ती हैं, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिमिटेड अमाउंट में जरूरी भी है स्टमक के लिए। क्यों जरूरी है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक एसिडिक मीडियम वो क्रिएट करता है, जिससे कि जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ती है ना, जो पेप्सिन एंजाइम है वो अपना काम कर सके, इस वजह से HCl रिलीज होता है। ठीक है, और एसिड जो है वो अगर फूड में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उनको भी किल कर देता है, बट लिमिटेड अमाउंट इट्स गुड, लार्ज अमाउंट इट्स वेरी बैड। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है,
तो ये देखो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपको जान के हैरानी होगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही अच्छा फैक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, सारा डाइजेशन यहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का सबका डाइजेशन यहाँ पे होता है। इट रिसीव्स द सिक्रीशंस ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज, यहाँ पे लिवर और पेनक्रियाज के सिक्रीशंस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, लिवर जो है वो बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस का काम क्या है? फूड को एल्कलाइन बनाना और फैट्स को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, पैनक्रियाज सिक्रीट करती है पैनक्रियाटिक जूसेस, जिसमें कि एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको जान के हैरानी होगी कि जो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो क्वाइलिंग हो रखी है ना, ये जो लेंथ है ये ऑलमोस्ट 22 फीट्स। अगर आपकी हाइट ऑलमोस्ट, किसी की हाइट 5'8", 5'6" होगी, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स आपकी हाइट से ज्यादा लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, 22 फीट और 7 मीटर्स ह्यूमंस में। ठीक, बट अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें अलग अलग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिट होती है इतने स्मॉल स्पेस में क्वाइलिंग की वजह से, क्वाइल बनी होती है, इस वजह से वो इतने स्मॉल स्पेस में फिट रहती है। अब हम ज्ञान की बातें लेके आ गए। पहली जो ज्ञान की बात है वो है कि नेम द एंजाइम व्हिच सलाइवा कंटेन्स। सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। दूसरी ज्ञान की बात क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो स्टोर करते हैं एनर्जी, मैंने आपको बताया था एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में, जो एनर्जी यूज नहीं होती वो स्टार्च के फॉर्म में यूज करते हैं, और एनिमल्स स्टोर करते हैं एनर्जी ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अगला लेके आए फाइनल प्रोडक्ट्स आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो हमने आपको बता दिया कार्बोहाइड्रेट जिनको कि सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट करता है वो बन जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सब एंजाइम्स के काम है। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फैट्स जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप बताओ, इसको सलाइवरी एमाइलेज तोड़ता है, ठीक है, प्रोटीन को पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है, और इसको लाइपेज। तो ये फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेरीज इन वेरियस एनिमल्स। हर एनिमल में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अलग होती है। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसमें लंबी होती है। क्यों? क्योंकि उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है, सेल्यूलोज आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में इंटेस्टाइन लंबी होती है, जैसे कि काऊ, बफेलो में, और जो मीट ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो एनस से वेस्ट मटेरियल एग्जिट होता है वो होता है एनल स्पिंस्टर मसल की हेल्प से। ठीक है, तो इसका भी नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में न्यूट्रिशन कवर किया है और नेक्स्ट पार्ट में जो बचे हुए लाइफ प्रोसेसेस है उनको कवर करेंगे। अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना, प्रॉपर नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।